नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हिंदी विषय से CTET, UPTET तथा अदर स्टेट टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। हिंदी व्याकरण का ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है आपका भाषा के बारे में। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। किससे शब्द हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी या बोलना। देखिए, जो हमारा भाष धातु है, इसका अर्थ होता है हमारा बोलना। चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को 3 प्रकार से प्रकट करता है। यानी कि मनुष्य जो है, वह अपने मन के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके मन में, उसे कितने विचारों से प्रकट करता है? तो आपके 3 प्रकार कौन कौन से हैं वे प्रकार? नंबर 1 है आपका मौखिक भाषा, जिसे हम ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। नंबर 2 जाता है हमारा लिखित भाषा, जैसे हम रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। नंबर 3 हो जाता है हमारा सांकेतिक भाषा, जिसे हम साइन लैंग्वेज बोल देते हैं। चलिए, थोड़ा भाषा के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात बोली गई है। और दूसरे के भावों या विचारों को समझता है। बिल्कुल, भाषा के माध्यम से तो हम जो एक दूसरे के बातचीत करते हैं। चलिए, ये हमारे 3 प्रकार जो दिए गए थे उनके बारे में बताया गया है। पहला नंबर 1 हो जाता है हमारा मौखिक भाषा, यानी कि ओरल लैंग्वेज। जिस भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमारा चित्र में दिखाया गया है कि 2 व्यक्ति हैं और वो आपस में अपने मुख के द्वारा बात कर रहे हैं और कानों के द्वारा एक दूसरे की बातों को सुन रही हैं। दूसरा हो जाता है हमारा लिखित भाषा, यानी कि रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा अपनी बात प्रकट करने और पढ़कर दूसरे की बात समझने को लिखित भाषा कहते हैं। ये देखिए, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट है जो अपनी भाषा को लिखित में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि परिवर्तित कर रहा है। जो उसके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें वो लिख रहा है, उसी को आपको लिखित भाषा बोलते हैं। ठीक है। तीसरा दिया है हमारा सांकेतिक भाषा, यानी कि साइन लैंग्वेज। मन के भावों या विचारों को जब संकेतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। सांकेतिक भाषा हम कहाँ यूज करते हैं? जो हमारे गूंगे या बहरे बच्चे या व्यक्ति होते हैं, उनको जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। ये देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है कि एक अध्यापक है, वो अपने बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ा रहा है। ठीक है। ये देख लेते हैं हम। देखिए, दैनिक प्रयोग में भाषा का मौखिक तथा लिखित रूप ही अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें हम भाषा के 2 ही रूप इस्तेमाल करते हैं। पहला हो जाता है हमारा मौखिक, यानी कि जो हम बोलते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा लिखित, यानी कि जिस भाषा को हम लिखते हैं। तीसरी भी भाषा होती है फिर की सांकेतिक भाषा, लेकिन वो बहुत कम यूज की जाती है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है आपका गूंगे और बहरों को ही समझाने के लिए किया जाता है। वैसे तो साइन लैंग्वेज हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते हैं। ठीक है। संसार में देखिए, एक लिखा है, संसार में अनेक बोली बोली जाती है, जैसे कि आपका हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच आदि। यदि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत स्वयं में कई भाषाओं वाला, ये देखिए लिखा है, भारत स्वयं में कई भाषाओं वाला देश है। बिल्कुल सही बात है। भारत के अंदर जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, यानी कि कई अनेक भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं भारत के अंदर। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो आपका बोली के बारे में बताया गया है, बोली के बारे में हम जान लेते हैं कि बोली क्या होती है और ये कहाँ बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये देखिए, भाषा के जो
क्षेत्रीय रूप होता है। क्षेत्र से हमारा मतलब है एक छोटा आकार, छोटे आकार में हमारा हम ले लेते हैं आपके किसी गांव को। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा की अपेक्षा बोली का जो क्षेत्र है वो आपका सीमित होता है। बिल्कुल सही बताया गया है। भाषा जो है आपका एक विस्तृत रूप होता है। आपका स्टेट लेवल पर मैं तो यही कहूँगा कि स्टेट लेवल पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बोली की, तो आपको उसका क्षेत्र होता है ना, वो बिल्कुल सीमित होता है आपका। ठीक है, जैसे किसी गांव में कोई भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहेंगे। ये देख लेते हैं हमारा। देखिए लिपि के बारे में देख लेते हैं। इसमें लिपि के बारे में भी जो है हमें बताया गया है। आइए पढ़ लेते हैं। ऐसे चिन्ह जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं या सम्मिलित रूप लिपि कहलाता है। ऐसे चिन्ह जिन्हें हम लिखित रूप में प्रयुक्त करते हैं उन्हें आप लिपि कहते हैं। ठीक है, जो हम अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि ए आ जो हो गया, ये हमारा लिपि कहलाता है। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है आपका, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर कोई उर्दू, संस्कृत भी हो सकती है वो आपकी, उसका जो लिखित रूप होता है आपका उसे लिपि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है उस लिपि को देवनागरी कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, देवनागरी। जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है ना, उस लिपि को जो है देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, संस्कृत, मराठी आदि भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ये देखिए जो हमारी अलग अदर लैंग्वेज जो होती हैं, जैसे कि आपकी संस्कृत, मराठी होगी और भी कई भाषाएं होती हैं, उनकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, देखिए अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये देखिए, ये आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो वहाँ पे हमारा सही जवाब होगा रोमन लिपि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारा व्याकरण के बारे में थोड़ा बताया गया है। पार्ट ऑफ व्याकरण यानी कि व्याकरण के अंग। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है। यदि आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको वर्णों, शब्दों और वाक्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको इनका ज्ञान नहीं है तो आप भाषा को नहीं सीख सकते हो। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। जो व्याकरण है, अगर यदि व्याकरण का जो है सही रूप आप कैसे जानेंगे, यदि वही तो जानेंगे वर्णों, शब्दों और वाक्यों पर विचार करके। यदि इनका उपयोग अगर सही भाषा में नहीं हुआ है तो वो जो है हमारी गलत भाषा हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। ये देखिए वर्ण विचार के बारे में हमें बताया गया है, शब्द विचार के बारे में बताया गया है और वाक्य विचार के बारे में बताया। तो हम सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उसमें मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो वर्ण विचार है इसमें हमारा आकार, भेद, उच्चारण पर विचार किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा आपका शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द के जो है रूप, भेद और महत्व और उसकी उत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है शब्द विचार के अंदर। आगे देख लेते हैं ये हमारा वाक्य विचार है। इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, बनावट और शुद्धता तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। यानी वाक्य विचार में जो हमारा शुद्ध शब्दों पर विचार किया जाता है। यानी कि आपने कोई शब्द लिख दिया और उसमें मात्राएं का ज्ञान आपको नहीं है और आपने मात्राएं चलनी तो होती ई की और आपने चढ़ा दी ई की, यानी कि छोटी की मात्रा चढ़नी थी और आपने बड़ी की मात्रा चढ़ा दी। यदि आपको जो है व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आपको शब्दों में शुद्धता नहीं आएगी। ठीक है, ये देख लेते हैं हम। ये जो है हमारा पहला ही वीडियो था आपका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो काफ़ी छोटा रहा है लेकिन इसमें हमने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कवर किया है। ये देखिए हमारा पहला ही पार्ट था ये हमारा, और पहले पार्ट में हमने भाषा और आपके व्याकरण को जाना है। तो जल्दी हम अपने दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे हिंदी व्याकरण के ऊपर आपका। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे हमारा जो वीडियो है इसे शेयर भी कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले अपनी नेक्स्ट वीडियो में।